डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, समझाइए। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, समझाइए मतलब क्यों नहीं करती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर कोई बिंदु आवेश दो दिशाओं की ओर वैद्युत क्षेत्र को संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं है। यदि यदि वैद्युत क्षेत्र की रेखा जो होगी परस्पर एक दूसरे को परिच्छेदन करेगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो बिंदु है उस बिंदु की बिंदु आवेश से दो दिशाओं की ओर विद्युत क्षेत्र का संकेत करेगी, तो जो कि संभव नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। वैद्युत द्विध्रुवी की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र जो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू पी बाई आर स्क्वायर। ये होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। जहां पे अगर माध्यम वायु रहेगा तो K का मान 1 लिया जाएगा। तब सूत्र होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई क्यू, सॉरी पी बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा सूत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए उत्तर, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम होता है उसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट बटे चालक तार को जोड़कर धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है कि एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तार है, उसकी लंबाई को खींचकर दोगुना कर देते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमें रो का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, माना तार का प्रारंभिक लंबाई L है, तार का प्रतिरोध R बराबर जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है R, तो R बराबर जो सूत्र होता है रो इंटू L बाई A, जहां पे जो रो है ये है प्रतिरोधकता, यह लंबाई है, A जो है ये क्षेत्रफल। तो आगे देखिए, तो हो जाएगा हमारा रो बराबर, जब रो को इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, पाछांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा रो बराबर ए ऊपर चला जाएगा A बाई L इंटू आर, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। अब देखिए आगे, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध, देखिए क्या हो जाएगा, तार की लंबाई क्या करें दोगुनी कर, यानी यहाँ पे L है वहां पे हम क्या करें 2L कर दें, दोगुनी लंबाई हो जाएगी। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा हमारा रो डैश बराबर AR बटे 2L हो जाएगा। ये समीकरण 1 से हमने लिया, तो हमारा हो जाएगा रो बराबर रो बटे 2। तो अगर हम इसकी लंबाई दोगुनी कर दें तो जो प्रतिरोधकता हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्योंकि R बाई जो प्रतिरोधकता के बटे में 2 लग जाएगा तो प्रतिरोधकता 2 भाग में बढ़ जाएगी, यानी जो प्रतिरोधकता हो जाएगी कितनी, आधी रह जाएगी। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि शंट से क्या समझते हो। शंट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। तो देखिए हेडिंग हमारा है शंट। तो देखिए, साधारणतः किलकित चल कुंडली धारा मापी को ही अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो किलकित चल कुंडली होती है उसे धारा मापी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसके लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। आगे देखिए, चित्र इस प्रबंध का संयुक्त प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली तथा शंट दोनों के अलग अलग प्रतिरोधों से कम होता है। जब इसे किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो यह परिपथ की धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता। इस प्रकार यह प्रबंध एक अच्छे एमीटर का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है
और यहाँ पे यश प्रतिरोध लगा रहता है। ये अमीटर है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो उत्तर देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम हमारा हेडिंग है। तो देखिए, किसी बंद समतल वक्र पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का मान म्यू नॉट गुना होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, कोई बंद पास है, उस किसी समतल बंद पास से, किसी बंद समतल वक्र का या फिर पास, तो किसी समतल पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र के घिरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वक्र है, इसके पृष्ठ से जितना जितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, गुजरने वाला कुल विद्युत धारा के मान का, विद्युत धारा गुजरता है उसके मान का म्यू नॉट गुना होता है। यह एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो देखिए पूरा जब हमारा रहेगा तो हम समाकलन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सूत्र में समाकलन लगाया, बी इंटू डी एल बराबर क्या, म्यू नॉट इंटू आई, ये हो जाएगा। जहां पे आई जो है बंद पास से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा है, ये जो आई है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कालांतर लिखिए, यानी दोनों में समय का अंतर लिखिए। कोई शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा का कालांतर लिखना है। तो देखिए किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा के बीच कालांतर जो होता है पाई बटे 2 होता है। यानी पाई जो होता है क्या होता है, पाई का क्या होता है, आधा पाई होता है, पाई बटे 2 होता है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए हेडिंग हमारा है लेंज का नियम। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये लेंज का नियम की किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का हमेशा विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। अब आगे देखिए यदि कुंडली के समीप रखे एक चुंबक को गति करने यानी पास लाने या दूर हटाने में प्रेरित धारा की दिशा चुंबक की गति का विरोध ना करे तो हमें बिना कोई कार्य किए ही लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, जो कि असंभव है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10⁻⁻6 साइन है इंटू 2 पाई 10⁻11 टी है प्लस 300 पाई एक्स है द्वारा दिया जाता है। दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10⁻6 साइन इंटू 2 पाई × 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स। तो देखिए तब विद्युत क्षेत्र का आयाम जो होगा ई नॉट बराबर बी नॉट सी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 10⁻6 10⁻−6 × 3 × 10⁻8 बराबर 24 × 10⁻2 वोल्ट मीटर। अतः दोलित विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होगा क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2400 साइन इंटू 2 पाई इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी है, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि तरंग x दिशा में चल रही है तो विद्युत क्षेत्र सदिश y सदिश में तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा z दिशा में होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर ई नॉट साइन इंटू के एक्स माइनस टी हो जाएगा। उसका देखिए तथा विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी होता है और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई होता है। तो वेक्टर बी बराबर बी नॉट साइन इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के, ये हो जाएगा सूत्र।
अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर सूत्र होता है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। तो हमारा दिया है अवतल लेंस का प्रथम वक्रता त्रिज्या r1 बराबर r12 दोनों बराबर है 30-30 सेंटीमीटर दोनों है और n क्या हो जाएगा अपवर्तनांक दिया है 1.5। आगे देखिए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो 1/f बराबर माइनस का लगाएंगे -1.5 और फिर -1 करेंगे इंटू में 1/30 प्लस 1/30 क्योंकि जब माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का इसका जब इनमें से घटा देंगे एक तो हमारा बच जाएगा 0.2 बचेगा तो 5 बचेगा इसमें से एक घटाएंगे हम तो 0.5 और प्लस 1 2 हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे और नीचे देखिए दोनों का एलसीएम बराबर 30 दे है तो यहाँ पे हम 30 से एक बार लिख देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। फिर हमारा दोनों का जब देखिए 0.5 का गुणा 2 में होगा तो ये 1 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/30 तो हमारा जो फोकस दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा -30। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। तो देखिए उत्तर नंबर देखिए 1 पहला उपयोग क्या है अदृश्य लिखाई यानी ये अदृश्य होती हैं नकली दस्तावेजों में ये दिखाई नहीं देती और ये नकली दस्तावेजों में होती हैं अंगुली के निशानों का पता लगाने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग देखिए क्या है खाद्य वस्तुओं के संरक्षण तथा जल शोधन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 5×10⁻⁷ मीटर की कोटि होनी चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है प्रकाश के विवर्तन के प्रयोगों में केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो देखिए केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई 20 बराबर 2 लैम्डा बटे डी होता है। आगे देखिए चूंकि तरंगदैर्घ्य लैम्डा अनुक्रमानुपाती 1/n होता है जहां n का जो माध्यम है अपवर्तनांक है अतः n बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा तो क्या होगा जो थीटा का मान क्या होगा कम होगा अर्थात यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो n बढ़ेगा जिससे कि केंद्रकीय उचिष्ट की चौड़ाई भी कम होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कह रहा है कि एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय यानी एक रंग वाले प्रकाश को बिंदु प्रकाश स्रोत से r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है जब स्रोत 3r दूरी पर रखा जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम सरल शब्दों में देखते हैं। इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक प्रकाश विद्युत सेल पर आपतित एक वर्णीय प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है न कि प्रकाश स्रोत से दूरी पर निर्भर करता है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि फोटान के संवेग का सूत्र लिखिए। तो देखिए फोटान का संवेग p होता है जिसका सूत्र होता है mc इसे h बटे लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए उत्तर है द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं इसे a से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं इसे a से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए परमाणिक संख्या। तो देखिए किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणिक संख्या कहते हैं इसे z से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का यह धन आवेश का निर्धारण करता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। तो देखिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु होती है t हाफ बराबर 0.6931 बटे लैम्डा
तथा पदार्थ की औसत आयु होती है टाउ बराबर 1/λ। अतः अर्ध आयु हो जाएगी टी हाफ बराबर 0.6931 गुणे औसत आयु हो जाएगी टाउ। तो ये हो जाएगा सूत्र। ये होता है इनमें संबंध। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो देखिए जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सह संयोजन बंध को तोड़कर मुक्त होता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु के सह संयोजन बंध को तोड़कर मुक्त होता है तो उसमें क्या होता है, एक परमाणु की उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। इसके बाद इसके फलस्वरूप परमाणु में जो स्थान खाली होता है रिक्त होता है उसे कोटर कहते हैं। इस कोटर के चालन से ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह त्रिसंयोजकता वाले तत्व Ai अपद्रव्य के रूप में मिलाने पर चालन संभव होता है। Al जो होता है एल्यूमिनियम अपद्रव्य के रूप में मिलाने पर इसमें संभव हो जाता है क्या, चालन, विद्युत का चालन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, फोटोडायोड क्या है। तो देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है, फोटोडायोड कहलाती है। ऐसी युक्ति जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है उसे फोटोडायोड कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोटोडायोड। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।